नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ईरान, इजराइल एंड यूएस का वॉर कंटिन्यू है। इसी बीच खबर आई कि भाई चाइना भी अपने जो वॉरशिप्स है वो ताइवान की तरफ बढ़ा रहा है। उधर रशिया एंड यूक्रेन वॉर चल ही रहा है। प्लस अब इसी बहती पूरी गंगा में हाथ धोने के लिए यूएस ने एक और देश को इनवाइट कर लिया है, यानी कि क्यूबा। क्यूबा का नाम चर्चा में क्यों है, लैटिन अमेरिका वापस से चर्चा में क्यों आ गया है, तो चलिए इसकी बातचीत कर लेते हैं भाई साहब। तो ये है हमारा क्यूबा। क्यूबा आप सभी को पता है कि हमेशा से ही अमेरिका के अगेंस्ट रहा है। अब यहीं पर कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं क्योंकि थ्रेट पहुंचाया जा रहा है क्यूबा को कि भाई बातचीत करी जाएगी। चलिए यहाँ पर क्यूबा के साथ साथ जिन पर मैं सर्कल कर रही हूं, जैसे कि हैती हो गया, पनामा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, इधर चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया, ब्राजील एंड द वेनेजुएला। ठीक है, इन नेशंस में क्या क्या चीजें हुई हैं इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे, जहां पर यूएस से रिलेटेड ही मुद्दा हो जाता है। ठीक है, क्यूबा की बात करें तो आपको क्यूबा मिसाइल संकट पता ही होगा, और वहां से आप 1969 का जो फिदेल कास्ट्रो आए थे और उसके बाद पूरा ही सिनेरियो चेंज होकर के रह गया था। नाउ अब खबर यह है कि ट्रंप सेज क्यूबा वांट्स टू मेक डील विद द यूएस, और यूएस डील कैसे करता है ये आपको भी पता है। जैसे यूएस ने अभी ईरान के साथ डील करी, यूएस ने डील करी ग्रीनलैंड के साथ, यूएस ने डील करी अदर नेशंस के साथ, उस पर भी बातचीत करेंगे। अगर हम यूएस की बात करें तो एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि वो पूरे वर्ल्ड में पीस लाना चाहते हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। अब इनको जैसे पीस प्राइज नहीं मिला तो जो बच्चा रूठ जाता है वो कहता देखो तुमने शांति का तो हमें नोबेल नहीं दिया है, तो पूरी दुनिया के लिए हम थ्रेट बन करके तुम्हें दिखाएंगे। और ये थ्रेट अब बन रहे हैं, अ थ्रेट टू द ग्लोबल पीस। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अब ये पूरे ग्लोबल पीस को तहस नहस करने में लगे हुए हैं। शुरुआत करेंगे हम पनामा से। आपको पता होगा कि 1999 में यहाँ पर जो पनामा नहर थी, अमेरिका के कहना है कि हमने बहुत बड़ी गलती करी है एंशियंट में, क्योंकि इनका पूरा अब सिनेरियो है ना कि उन्हें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है। तो इनका कहना है एंशियंट में जितनी भी गलतियां हुई हैं, जितने भी उनके क्षेत्र उन्होंने दूसरे को दे दिया था, वो सबसे वापस लेंगे। तो पनामा नहर जो दे दिया गया था, पनामा नाम से जाना जाता था, पनामा के पास था, अब उनका इन्होंने नाम चेंज करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैनाल रख दिया है। इसी के साथ आपको पता होगा जनवरी 2025 में इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। जो मैक्सिको गल्फ था हमारा, तो उसको इन्होंने कह दिया था कि ये गल्फ ऑफ अमेरिका है, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है। लेकिन ये चेंज इंटरनेशनल लेवल पर नहीं हुआ है, याद रखना। ये चेंज सिर्फ और सिर्फ यूएस के अंदर हुआ है कि यूएस में उसको गल्फ ऑफ अमेरिका बोला जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं बोला जाएगा। अब ये मेक अमेरिका जो फर्स्ट अगेन है या ग्रेट अगेन है, इसमें ये कितने देशों के पीछे पड़े हुए हैं, कितने देशों से ये आहुति मान रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा ग्रीनलैंड को ये थ्रेट कर रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए। इसके बाद इन्होंने मादुरो को उठा लिया, वेनेजुएला, ऑयल का चक्कर था भाई। इसके बाद आप देखोगे कि ईरान पर भी इन्होंने यही बोला था कि हम बातचीत करेंगे। ये सारे नेशन से कहते हैं हम बातचीत करेंगे, लेकिन इनकी बातचीत कब युद्ध में और हिंसक हो जाती है पता नहीं चलता है। और इसके बाद खेमनेई की यहाँ पर डेथ हो गई, और अब बारी आ गई है यहाँ पर क्यूबा की। तो अगला नंबर किसका है ये मैं आपको बता दूं। ग्रीनलैंड थ्रेट पहुंचाया इन्होंने, ईरान पर मामला इन्होंने खत्म कर ही दिया है। यहाँ पर क्यूबा में बातचीत के लिए आ गए हैं, बातचीत करेंगे। इसके बाद बचता है मैक्सिको, क्योंकि नाम चेंज हुआ है यहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको का गल्फ ऑफ अमेरिका बोला गया, एंड देन कोलंबिया। तो आगे दो नेशन और बच रहे हैं जिसपे आगे ये कार्रवाई कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं, ट्रंप सेज टॉक विद द क्यूबा ऑनगोइंग एक्शन पॉसिबल आफ्टर ईरान। तो ये कह रहे हैं कि हम अभी बातचीत करेंगे। अगर बातचीत से चीजें, फ्रेंडली चीजें, दोस्ताना चीजें नहीं यहाँ पर समझ में आती हैं तो हम यहाँ पर जरूरी एक्शन ले सकते हैं। हालांकि बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी तक कई बड़े मतभेद मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं क्यूबा के ऊपर, जहां पर व्यापार उनका प्रभावित हो रहा है, जहां पर उनकी देखिए इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त होती नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण ये थे कि मादुरो को इन्होंने कैप्चर कर लिया था। नाउ क्यूबा की राजनीतिक और आर्थिक रियायतें, हालांकि दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई है, लेकिन मतभेद इतने ज्यादा पुराने हैं, इतने ज्यादा बड़े हैं, और इतने यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं कि अभी कुछ फाइनल डिसीजन हो नहीं पा रहा है। लेकिन आगे बातचीत करते हैं, हम आगे क्यूबा के बारे में जाने इससे पहले समझ लेते हैं क्यूबा की लोकेशन क्या है। तो ये क्यूबा जो है वो कैरेबियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्र हो जाता है। ये उस जगह स्थित है जहां आपका अटलांटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर हमारे मिलते हैं।
ये अमेरिका का जो फ्लोरिडा राज्य है उससे 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हो जाता है और ग्रेटर जो एंटीलीज द्वीप है ना उसके समूह का ये हिस्सा हो जाता है। क्यूबा का थोड़ा सा हम एंशियंट हिस्ट्री समझ लेते हैं जिससे आपको क्यूबा और अमेरिका के बीच का टेंशन समझ में आ जाएगा कि कितने साल पुराना इनके बीच में टेंशन हो जाता है। शुरुआत करते हैं क्यूबा की। तो क्यूबा में प्रेजेंट समय में कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है जस्ट लाइक चाइना। क्यूबा की बात करें तो इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? तो भाई 1492 में यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्यूबा की खोज करी और तब से ये स्पेन का जो आधिपत्य है या स्पेन का जो उपनिवेश है वो आपको देखने को मिलेगा क्यूबा के ऊपर। ठीक है, तो भाई 1492 से आते हैं 1898, यहाँ पर स्पेन अमेरिका युद्ध होता है और स्पेन बाद में क्यूबा को छोड़ देता है। इसी समय पर क्यूबा का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है ग्वांतानामो। 1898 में यूएस इसको अपने कैप्चर कर लेता है, वहां पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लेता है जिसपे आज भी उसका अधिकार है, जिसका नाम हो जाता है ग्वांतानामो। ठीक है, नाउ 1902 क्यूबा को फाइनली आजादी मिलती है, लेकिन तब भी यूएस का प्रभाव इस पर बना रहता है। इसके बाद हम देखते हैं 1959 में फिदेल कास्ट्रो आते हैं और ये शुरू करते हैं यहाँ पर चे गुएवारा क्रांति और देश में कम्युनिस्ट शासन इसी दिन से शुरू हो जाता है। जैसे ही आते हैं तो जितनी भी वहां पर यूएस की संपत्तियां होती है ना क्यूबा में, वो उसका राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और वो क्यूबा की संपत्ति बन जाती है। इससे यूएस और भी ज्यादा तिलमिला जाता है और ये वो समय था जो कोल्ड वॉर का समय कहा गया। कोल्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा था इस बीच और यहीं पर आपको 1969 में क्राइसिस देखने को मिलती है, मिसाइल क्राइसिस। और इसके बाद जब ये मान ही नहीं रहे होते हैं कि भाई साहब हम क्यूबा को छोड़ेंगे ही नहीं, तब क्यूबा जाता है रशिया के पास। वो कहता है देखो हम आपको अपना लैंड देते हैं और आपकी जो परमाणु हथियार है ना वो ला करके हमारे एरिया में आप खड़े कर दो, हम आपको एक सैन्य अड्डा दे रहे हैं। इसके बाद यूएस अपने हथियार छोड़ता है और यूएस को ये टेंशन आज भी है, उस समय की यूएस को ये टेंशन आज भी है कि भाई क्योंकि यहाँ पर एक तो कम्युनिस्ट सत्ता है प्लस चाइना और रशिया का इस पर आधिपत्य रहता है। आधिपत्य इन द सेंस कि दोस्ती इनके साथ बनी हुई है, वरना एक छोटा सा क्यूबा जैसा देश यूएस को आंख दिखा कैसे सकता है। और ये वही बात है, वही टेंशन है जो आज तक इतनी खिंच चुकी है। यही समय था, इसके बाद से यूएस ने इस पर बहुत सारे सैंक्शन इंपोज कर दिए थे। व्यापार कोई नहीं कर सकता था, प्लस साथ ही साथ कोई भी अमेरिकन कंपनी क्यूबा में इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो उसकी इकोनॉमी जो अभी तक चल रही थी वहां पर वेनेजुएला का सपोर्ट था, जो टूरिज्म था उसका सपोर्ट था, लेकिन माद्रो के कैप्चर के बाद वहां पर ऑयल क्राइसिस बढ़ गई और भी ज्यादा उसकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है। नाउ और देख लेते हैं यहाँ पर प्रमुख जो उद्योग है वो चीनी, तंबाकू और पर्यटन देखने को मिलेगा। राजधानी इसकी हवाना हो जाती है, भाषा यहाँ पर स्पेनिश हो जाती है और धर्म यहाँ पर रोमन कैथोलिक हो जाता है। टोटल पॉपुलेशन अगर मैं देख लूँ तो बहुत ज्यादा आपको नहीं, मात्र 1.1 करोड़ लोग देखने को मिलेंगे। शांतिप्रिय तरीके से रहना चाहते हैं लेकिन यूएस रहने दे नहीं रहा है। 1,10,860 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनाल। अब जैसे ही ये सिचुएशन इरप्ट होती है तो क्यूबा में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उधर यूएस प्रेशर डाल रहा है क्यूबा को कि भाई हम तो बातचीत करेंगे और बातचीत फ्रेंडली होगी या नहीं होगी ये यूएस पे ही एक तरीके से डिसाइड होता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला था ना कि ईरान में फ्रेंडली बातचीत होगी बट हो नहीं पाई, वैसे ही। तो आपको याद होगा फिदेल कास्ट्रो, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और क्यूबा को बचाया। तो फिदेल कास्ट्रो के ग्रैंडसन इस बीच नजर आए राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनाल के साथ। इनका नाम हो जाता है रोयल गुलिमेलो रोड्रिगेज कास्ट्रो। थोड़ा सा स्पेनिश नेम है तो ये इनका नेम हो जाता है और ये 2-3 जगह कुछ चीजें हुई हैं तो वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि शायद अब राजनीति में आपको कास्ट्रो के ग्रैंडसन, जो फिदेल कास्ट्रो के ग्रैंडसन है, वो नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा क्यूबा के द्वारा यहां पर नहीं की गई है। अब मैंने पीछे जो मार्क किया था उसका जो रियल चीज है वो इस स्लाइड पे है। यूएस बैक्ड रिजीम चेंज अटेम्प्ट इन द लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में बहुत बार यूएस ने बहुत जगहों पर रिजीम चेंज किया है और वो करता रहता है। यूएस वांट कि भाई मैं हर एक जो नेशन है वहां पर अपना पैपेट बना करके रखूं, अपना जो पैपेट है वो बिठा दूं ताकि जो यूएस कहे वही वो करे। एक तरीके से कि पूरी तरीके से अपना आधिपत्य होना, सुपर पावर ये ऐसे बनना चाहते हैं, भलाई करके नहीं बनना चाहते, पपेट बिठा करके बनना चाहते हैं। तो देखो मैंने ग्वाटेमाला की बात करी थी, 1954 में ये ग्वाटेमाला में रिजीम चेंज करते हैं, CIA बुक्ड कप एंड रिमूव कर देते हैं ये जैकब आर्बेंज को। इसके बाद ब्राजील में 1964 में ये करते हैं यूएस सपोर्ट मिलिट्री अगेंस्ट एंड यहाँ पर काम हो जाता है भैया। क्यूबा में 1961 में रिजीम चेंज होता है, चिली में 1961,
इसके बाद बोलीविया में 1971 में रिजीम चेंज करते हैं, उरुग्वे में 1973 में अपना पपेट बिठाते हैं, पनामा 1989 जो मैंने आपको बताया, और 1989 इसी बीच जब इन्होंने रिजीम चेंज करी तो एक उपहार दे दिया था पनामा को 1999 में कि ठीक है नहर दे रहे हैं भैया तुम्हें, अब क्योंकि पपेट अपना बिठाया तो कुछ तो करना पड़ेगा, तभी से यहाँ पर पनामा नहर वो हो जाती है। लेकिन अब इसको पनामा नहर की जगह इन्होंने क्या कह दिया कि भैया वो तो अमेरिका की नहर है, यूएस कैनाल नाम दे दिया इसको। नाउ वेनेजुएला में अभी 2026 में ये तो हुआ ही है, लेकिन 2002 में भी यूएस ने रिजीम चेंज करी थी वहां पर, और अब 2026 में टेक ओवर किया है। नाउ अर्जेंटीना में होता है, निकारागुआ में 1980s में, 2004 में हैती में, एंड वेनेजुएला 2026। अब बारी है यहाँ पर क्यूबा की। क्यूबा में बहुत लंबे समय से नजर गड़ा के बैठे थे, लेकिन क्योंकि सपोर्ट बैकएंड पे रहता है रशिया एंड चाइना का, परमाणु हथियार हो जाते हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं दबता है या एक प्रेशर महसूस करता है कि बैकएंड पे रशिया है। नाउ अब देखो क्यूबा आ शिंकिंग इकोनॉमी, क्यूबा को एक इन्होंने जब इंटरव्यू चल रहा था तो वहां पर जब इन्होंने घोषणा करी कि क्यूबा से बातचीत करेंगे, तब इन्होंने बोला था कि क्यूबाज इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी राइट नाउ, क्यूबा इज अ डेड नेशन, ये इनका कहना था। अब ये डेड नेशन क्यों? क्योंकि क्यूबा में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, ना तो यहाँ पर फ्यूल है, ना ही यहाँ पर आपका टूरिज्म देखने को मिलेगा, नहीं आपको कैश जो पैसा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक इकोनॉमी वो दिक्कतें हैं। दिस वाज द वीक ऑफ द क्यूबन क्राइसिस गॉट रियल, एंड इस समय जो क्यूबा क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी हुई है। नाउ क्यूबा सरेंडर्स एंड एक्सेप्ट स्टॉक विद द अमेरिका, चूंकि इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे प्रतिबंध लगे हैं और मॉडरो के बाद क्यूबा अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो नाउ उन्होंने फाइनली बोला है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो आपको ये समझ में तो नहीं आएगा क्योंकि भाषा इनकी हो जाती है स्पेनिश, लेकिन यहाँ पर क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं मिगेल कैनाल, इनका कहना है कि वी आर रेडी टू टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, और हम उनसे बातचीत करेंगे और फर्दर जो चीज़ें होंगी उसको देखेंगे। लेकिन एक मेरी शर्त हो जाती है जब हम यूएस से बात करें, दैट इज़ कि हमारी स्वतंत्रता और हमारी जो नेशन है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो इस पे ये चीज़ें कह रहे हैं। नाउ ये जैसे ही कहते हैं, इसके बाद यूएस रिस्पॉन्ड करता है इनका, एंड दिस इज व्हाट, जहां पर ये प्रेस के सामने कहते हैं, रिपोर्टर्स को बताते हैं कि क्यूबा इज अ डेड नेशन एंड नाउ यूएस इज रेडी टू टेक ओवर दिस, एंड दिस टॉक कुड बी फ्रेंडली और नॉट बी, इफ क्यूबा इज नॉट रेडी फॉर दिस देन आई विल बी टेकिंग द पॉसिबल एक्शन एज वी टेक ऑन द ईरान एज वेल। सो ये बातचीत यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही जाती है, एंड दैट्स इट। दिस इज अ स्मॉल वीडियो व्हाट आई शोन हियर। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड कम ऑन दिस। देयर इज ट्रंप अनाउंस द क्यूबा इज द यूएस नेक्स्ट टारगेट, और इसी दिन ये टारगेट अनाउंस कर देते हैं भैया अपना। अब यहाँ पर एक क्यूबन्स फॉर ट्रंप आपको देखने को मिलेगा, ये इमेज हो जाती है 2025 दिसंबर की, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे भाई ये लिंडेसी ग्राहम, ये साउथ कैलिफोर्निया सीनेटर हैं, और दिसंबर में ही इन्होंने कह दिया था कि अब बारी हो जाएगी क्यूबा की, और क्यूबा में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रिजीम चेंज करने के लिए हम रेडी हैं, और अब हमारे निशाने पर कौन है? क्यूबा है। तो ये पिछले साल से ही पृष्ठभूमि बना करके पूरे रेडी थे, और अब धीरे धीरे आप देखोगे कि हर उस देश को ये टारगेट कर रहे हैं जिस देश को ये अपना खतरा मानते हैं, जिस देश को ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे यूएस जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला हमारा सिनेरियो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और अपना पूरा आधिपत्य ये उस पर चाहते हैं। ट्रंप क्यूबा पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? बिकॉज इसको मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट मानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। अगर हम देखें क्यूबा और अमेरिका का सिचुएशन जो है मैप में, तो मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट है। रीज़न सबसे बड़ा ये हो जाता है कि उनकी भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिक्स में ये सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका मानता है कि ये रूस और चीन जैसे देशों का संबंध रखते हैं, क्योंकि एक बार भी रशिया का सहारा लेकर के वो अमेरिका को आंख दिखा चुका है, इसलिए नहीं चाहते कि दोबारा से ये सिचुएशन बने और दिक्कतें क्रिएट हो। नाउ अब यहाँ पर आपको ये जो नजर आएगा कि एक अनचाही दोस्ती कहीं ना कहीं इस टकराव के बीच समझ में आएगी। सो ये पूरा जो है ना एक हेमिस्फीयर गेम बनता जा रहा है। हेमिस्फीयर गेम कैसे कि यूएस का कहना है कि भाई आधा क्षेत्र जो है उस पर तुम लोग राज करो,
रशिया एंड चाइना मिल करके, और पूरा जो आधा क्षेत्र हो जाता है लैटिन अमेरिका और कनाडा, ये वाला क्षेत्र, इस पर पूरा मुझे राज करने दो। तो आधा आधा ये लोग बांट ले रहे हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये है कि भाई देखो, हम आपके यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, यूक्रेन को लेकर के हमने कोई भी चीजें कहना छोड़ दिया है, सारी चीजें हम ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ पर जो इंटरवेन करना है उसको छोड़ दीजिए। तो अब ये पूरा हेमिस्फेरिकल गेम बन चुका है, जिसपे आधे आधे जो देश हैं, पावरफुल देश हैं, वो राज करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है वो कुछ नजर आएगा। और आगे किस पर हमला होने वाला है, तो अभी तो हमें आधिकारिक स्रोतों से पता चला था कि भाई 2027 में चाइना प्लान कर रहा है कि वो ताइवान पर कब्जा करेगा, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन बनती नजर आ रही है, जिस तरीके से मौके का फायदा हर एक देश उठा रहे हैं, तो शायद ताइवान को लेकर के भी कुछ आपको आगे बड़ी खबर सुनने को मिल जाए। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आप सभी बताइए कि ये जो हेमिस्फेरिकल गेम है ये कहां तक पहुंचेगा, क्या ये तीनों देश राज करेंगे, या फिर यहां पर आपस में ही तीनों कहीं ना कहीं लड़ाई में एक तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसमें इंडिया कहां पर स्टैंड करेगा, इंडिया का क्या रोल रहेगा, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।